जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सपो पर, जहां हम आपके सामने लेकर आए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 विराम चिन्ह की सेकंड वीडियो। साथियों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले विराम चिन्ह की तरफ। अगला विराम चिन्ह जो है हमारा नंबर 2, वो है अर्धविराम। अर्धविराम किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे हम। अर्धविराम का चिन्ह देख लीजिए, होता है एक बिंदी लगा करके इसके नीचे हम अल्प विराम लगा देंगे तो इसका अर्धविराम बन जाएगा। ठीक है, अर्धविराम चिन्ह हमारा ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बारे में क्या कहा है कि वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, जब किसी भी वाक्य में कहीं पर भाषा को पढ़ते समय अल्प विराम से कुछ ज़्यादा देर तक के लिए ठहराव लेना पड़ता है तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह 3 स्थितियों में लगता है। उन 3 स्थितियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी स्थितियां हैं। ठीक है, देखिए क्या है। एक तो जहां प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध न हो। दूसरा क्या है, दूसरा है जहां वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह असंबद्ध हो। असंबद्ध है दोस्तों ये, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ना हो। ठीक है, तीसरा है जहां वाक्य तथा उसके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए। कथन पर परिणाम जब अंत में आता है तो तब भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हो। देख लीजिए कैसे हमने कहा, आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। एक ऐसा वाक्य हो गया दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है, इसके जो बहुत सारे खंड है वो प्रमुख वाक्य से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, प्रमुख वाक्य क्या है इसमें हमारा, बदमाशी मत करना। ठीक है, बदमाशी मत करना प्रमुख वाक्य है, लेकिन उसका कहीं भी संबंध आओ से नहीं है, ना ही बैठो से है, ना ही खेलो से है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा हो जाएगा। देखिए, जहां वाक्य तथा उसके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए, तो परिणाम कहाँ आ रहा है हमारा, अंत में आ रहा है, क्योंकि जो काम था ना वो कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा हो जाएगा, तो हमने कहाँ कर दिया, अंत में इस बात का विश्लेषण कर दिया कि वो कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी उसके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आता है तो वहां पर क्या होता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उपविराम। उपविराम इसका चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, जैसे विसर्ग की मात्रा होती है ना, ऐसे इसका चिन्ह होता है, 2 बिंदी लगी होती है। ठीक है, शब्द क्या गया। अब देखेंगे इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 बार जब बोलने में या लिखने में अर्धविराम से भी अधिक ठहराव आता है तो वहां उपविराम का प्रयोग होता है। या फिर समझ लीजिए कहाँ पर होता है, उच्चारण व निम्नांकित का संकेत करने के लिए, उच्चारण करने के लिए और निम्नांकित का संकेत करने के लिए। निम्नांकित मतलब कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, जब हम उसका नाम लिख करके उसके सामने उसका उच्चारण करते हैं कि इसके द्वारा कहा गया है, या फिर निम्नांकित की बात है तो इसके बारे में बताएंगे। तब उनके संवाद में, नाटक के संवादों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा साकेत, साकेत क्या है, एक अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, निम्नांकित का एक संकेत बना दिया है कि जो साकेत है वह एक अध्ययन है। ठीक है, साकेत एक अध्ययन या एक रचना होगी किसी की। ठीक है, कमायनी, कमायनी के बारे में लिखेंगे, कमायनी एक अनुशीलन है, किसी चीज़ का अनुशील करके इसकी रचना की गई है कमायनी की। ठीक है, दूसरा देख लीजिए नाटकों के संवाद में कैसे इस्तेमाल होता है ना, जैसे कोई सैनिक, सैनिक आया है, सैनिक बोलेगा, लेकिन इससे पहले हमने उपविराम का चिन्ह लगाया जिससे हमें पता चलेगा कि सैनिक जो कह रहा है उसके संवाद की बात हो रही है, सैनिक की कही बात की ही बात होगी। तो सैनिक ने क्या कहा करके, महाराज की जय हो। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी, महाराज। महाराज लिखा हुआ है तो महाराज के बाद यह चिन्ह लगा हुआ है। अब महाराज का कथन आएगा इसमें, संवाद महाराज का है, मतलब महाराज की बारी है बोलने की। इससे पता चलेगा कि जो इसके आगे लिखा हुआ है महाराज के, वो महाराज ने कहा है। ठीक है, जैसे महाराज ने कहा है, कहो सैनिक क्या समाचार लाए हो। ठीक है, तो नाटकों के संवाद में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों नंबर जो 4 विराम चिन्ह है हमारा वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, एक खड़ा डंडा ऐसे, यह इसका चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। ठीक है, पूर्ण मैंने पूरा, विराम मैंने पहले आपको बताया था कि ठहरना होता है इसका। ठीक है, तो पूरी तरह से ठहरना। तो इसकी देख लीजिए डेफिनेशन क्या है कि यह चिन्ह वाक्य की समाप्ति का बोधक होता है, मतलब जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब इस चिन्ह को लगाया जाता है। तो वाक्य की समाप्ति का बोधक होता है, मतलब इससे पता चल जाता है कि जहाँ भी पूर्ण विराम आया हुआ है वहाँ पर वाक्य हमारा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा एक सेंटेंस है, हमारा एक वाक्य वह पूरा हो गया है और यहाँ पर हमें पूरी तरह से ठहरना है। ठीक है, इससे आगे फिर दूसरा वाक्य चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए निम्नलिखित स्थितियों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किन किन स्थितियों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो है वाक्य के अंत में। नंबर 1 वाक्य के अंत में। ठीक है, देख लीजिए इस वाक्य का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जब हम एक वाक्य खत्म कर दें कि राम पुस्तक पढ़ता है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया वहाँ पर।
ठीक है। फिर है सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं बताना, हमने बता दिया कि सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, वहाँ पर हमारा वाक्य खत्म, वहीं पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाक्य के अंत में लगता है, ठीक है। दूसरा है कहानी उपन्यास लिखने में, जब हम कहानी लिखते हैं उपन्यास लिखते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह डाकू, ठीक है, वह डाकू हमने लिख दिया, एक टाइटल दे दिया वह डाकू, ठीक है, फिर पूर्ण विराम लगा दिया। अब इसके बारे में लिखेंगे कितना भयानक था उसका चेहरा आदि, ठीक है। जब वो कहानी लिखते हैं या फिर कोई उपन्यास लिखते हैं तो इसमें इसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वह डाकू हमने एक उपन्यास का शीर्षक दे दिया, कहानी का शीर्षक दे दिया, फिर लिख दिया कितना भयानक था उसका चेहरा आदि, ठीक है। फिर बाद में अंत में तो हमने पढ़ाई है कि अंत में तो पूर्ण विराम आएगा जब वाक्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है छंद के चरणों की समाप्ति पर, जब छंद के चरणों की समाप्ति होती है तब भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का? पूर्ण विराम का। जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, एक चरण खत्म हो गया उसका, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई, समाप्ति पर 2 है और यहाँ पहली लाइन की समाप्ति पर 1 है, दूसरी लाइन की समाप्ति पर 2 पूर्ण विराम लगाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो छंद के चरणों की समाप्ति पर भी इसी चिन्ह का प्रयोग, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। तो नंबर 5 है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। तो क्या कहा है इसके बारे में, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जहां भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उनके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहां इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं, किसी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, किसने, कितने आदि अगर ऐसे शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें प्रश्न ही पूछा जाता है इसलिए इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। जिस वाक्य के बाद में भी यह लगा हुआ होगा समझ लो वहां पर प्रश्न किया जा रहा है और उनमें से कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, कितने, यह ऐसे शब्द आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके दर्शा देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द है क्या, इसलिए हमने बाद में क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब है तुम क्या खाओगे, तो यहाँ भी आ गया हमारा क्या कैसा शब्द है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब तीसरा है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो फिर इसमें फिर क्या आया है, क्या है हमारा, प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। अब है राम स्कूल क्यों नहीं गया, ठीक है। राम स्कूल क्यों नहीं गया, तो सवाल किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्यों आया है, क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। इसलिए अंत में वाक्य के हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। पता लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये विराम चिन्ह में जो नंबर 6 पर आता है वो है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय मैंने ये आश्चर्य, ठीक है। जब किसी चीज़ को देख करके कहीं आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में देखिए, इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। संबोधन चिन्ह इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी को हम पुकारते हैं ना तब भी इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, किसी को बुलाने में, पुकारने में, ठीक है, तो संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे संबोधन चिन्ह भी एवं आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है इसको ही और आश्चर्य चिन्ह भी इसको ही कहा जाता है। वाक्यों में हर्ष माने क्या होता है दोस्तों, खुशी, ठीक है। शोक माने दुख। उत्साह कहते हैं जब हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह पैदा होता है। आश्चर्य, घृणा आदि भावों, ये सभी क्या है, हमारे भाव हैं। जितने भी भाव हैं मन के हमारे, जब वे किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो अथवा किसी को पुकारते समय कारक की अंतिम विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कारण इनका प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए कैसे, ठीक है। इन्होंने कहा कि आहा तुम्हें देखकर कितना आनंद आ रहा है। आहा के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर विस्मयादि चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। फिर अपने वाक्य को हम पूरा करते हैं। तो इससे क्या प्रकट हो रहा है, वाक्य से हर्ष प्रकट हो रहा है। मतलब हर्ष मैंने अभी बता था मैंने ऊपर आपको क्या था, हर्ष मैंने होता है खुशी प्रकट हो रही है, ठीक है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है। अब किसी ने आपके सामने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसको देख करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है। तो आप कहेंगे अरे वाह आपने तो भाई कमाल कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर वाह के बाद में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य से हमको क्या पता चल रहा है, प्रसन्नता का, कि हाँ हम बहुत खुश हुए, ठीक है। मुकेम्बो खुश हुआ, ठीक है। आप भी खुश हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है। मुकेम्बो तो खुश हो ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अरे जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया,
ठीक है। तो हमने क्या कहा, अरे, जब हम अरे बोलेंगे, अरे कि अरे जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया, मतलब कुछ ऐसी बात जो बिल्कुल भी नामुमकिन हो और वो हमारे सामने हो जाए तो हमें बहुत आश्चर्य होगा। ठीक है भाई, लड़की को गायब कौन कर सकता है, मेरे से तो होगी नहीं देखिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो अलग बात है, फिर तो आप भी जादूगर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे लगाएंगे अरे, तो अरे के बाद में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर दें, क्योंकि हमने वाक्य में क्या किया है, हमने आश्चर्य प्रकट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आश्चर्य, इस वाक्य से हमें आश्चर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, आह वह बेचारा चल बसा। आह कब होता है, मन में जब दुख दर्द होता है ना दोस्तों, मन में जब दिल में दर्द उठता है, टीस उठती है, तब निकलती है आह। जैसे पैर के ठोकर लग जाने पर आह निकलती है। ठीक है, फिर तो मम्मी भी निकलता है, मम्मी। ठीक है, तो यह आह वह बेचारा चल बसा, तो यहाँ पर क्या हो रहा, दुख का पता चल रहा है कि हाँ हमें शोक है। ठीक है, बहुत दुख है, वो बेचारा चल बसा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, छी छी तुम कितने गंदे हो। छी छी तुम कितने गंदे, जब हम करेंगे ना छी छी, तो ये भी एक भाव ही है, मन से जो निकलता है हमारे, किसी गंदी चीज़ को देख करके हमारे मन से निकलने वाले भाव को छी छी ही बोलते हैं। ठीक है, तो घृणा के लिए निकलता है, घृणा के लिए। ठीक है, तो जब छी छी लिख देंगे ना, इसके बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फिर कहेंगे तुम कितने गंदे हो, छी छी तुम कितने गंदे हो, तुम यह काम कर रहे हो, तुम ऐसे कहीं से गंदे होकर के आए हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, छी छी बहुत स्मेल आ रही है, ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, घृणा, घृणा प्रकट होती है इस वाक्य में। अब देखिए, अरे भाई, अरे भाई जरा ठहर जाओ। जब कोई चला जा रहा है आपसे काफी आगे निकलेगा, तो आप उसको पुकारोगे, तभी तो कहोगे। मन मन में बोल दोगे बस वो सुना लेगा, वैसी ही आपकी बात नहीं, मन मन में नहीं सुनेगा जब तक आप बोलकर नहीं बुलाओगे उसे। ठीक है, तब तक वह नहीं सुनेंगे। तो आप क्या कहोगे, अरे भाई ठहर जाओ, हम भी आ रहे हैं पीछे। ठीक है, तो क्या होगा, संबोधन होगा, संबोधन मैंने उसको बुलाना होगा। ठीक है, तो यह संबोधन का इस वाक्य से हमें पता चल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों में हमने आपको बताया विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है नंबर 7। नंबर 7 जो विराम चिन्ह है वो है हमारा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, देखिए इसे किसे कहते हैं। ठीक है, इसका पहले निशान देख लीजिए, पहचान क्या होता है, चिन्ह कैसा होता है इसका। ठीक है, ऐसा होता है जैसे इधर से तो उल्टे छेके बना दिए, 6 छेके, और उधर 9 9 के, दो तरह से 9 9 के। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इसमें लिखा हुआ है किसी के द्वारा कहे गए कथन को, जो किसी के द्वारा कहा गया कथन हो, या किसी पुस्तक के अंश को, या किसी पुस्तक का जो अंश हो, छोटी सी 2-4 लाइनें हो, उनको ज्यों का त्यों उद्धृत, उद्धृत का मतलब है उतार देना। ठीक है, जब हम उस अंश को, पुस्तक के अंश को या किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं या उतार देते हैं, तो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उस अंश के प्रारंभ में और अंत में हम उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दे लीजिए कैसे। पहला एग्जाम्पल है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, ये बात कही गई है, किसने कही गई है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो उन्होंने कहा था कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो का तो जब हम लिख देंगे, तो उस कथन के दोनों तरफ शुरू में भी और अंत में भी हम उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर शुरू में भी इसका इस्तेमाल किया है और अंत में भी। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये सारी बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बात द्वारा कही गई है। ठीक है, अब देख लीजिए, शास्त्री जी ने कहा था, शास्त्री जी ने कहा था, शास्त्री जी ने जो कहा था, अब हम जो का तो वही लिख रहे हैं, तो हम जो भी कहेंगे उस चीज़ को हम उद्धरण चिन्ह में लगा देंगे। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने यह कहा था। ठीक है, तो उनके कही गई बात को हमने उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया, दोनों तरफ से। पता लग गया उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होता है। चलो नेक्स्ट, नेताजी का आह्वान था। नेताजी का आह्वान था, क्या था नेताजी का आह्वान, जो उनसे धरती, धरती का उल्टा क्या होगा, धरती का विलोम क्या होगा, आकाश। तो जब हम लिखेंगे कि धरती आकाश, तो उन दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह लगा देंगे। हमने लिखा दिन रात, कि वह तो दिन रात मेहनत करता है, तो दिन रात के बीच में हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ऐसे है हमारा अंधेरा उजाला, अंधेरे का विपरीत क्या है, उजाला है। तो जब हम दो शब्द ऐसे लिखेंगे तो उन दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद नंबर 3, सामासिक शब्दों के बीच में जो समास वाले शब्द होंगे, सामासिक शब्दों के बीच में। ठीक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, कही गई बात है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया, उद्धरण चिन्ह में। ठीक है, अवतरण चिन्ह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लाइनें अवतरित होती हैं कहीं से भी, जो कि तो उनको हम अवतरण के बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अब एक खास बात और देख लीजिए, इसमें क्या खास बात है कि इसके अलावा इकहरे उद्धरण चिन्ह, जिसमें यहाँ पर तुमने 2-2 लगा रखे हैं, लेकिन इकहरा भी लगता है, एक सिंगल सिंगल भी लगता है। ठीक है,
का प्रयोग किसी रचना या उपनाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किसी रचना को दर्शाएंगे या फिर किसी के उपनाम को जब हम दर्शाते हैं तो एक उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कैसे। जैसे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को कौन नहीं जानता, जो तो हमको मधुशाला को क्या कर देंगे, इसको हम जो उनकी रचना है उसको हम एक हरे उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि यानी कि रचना का नाम है। ठीक है, फिर है रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे। तो जो दिनकर है यह उनका उपनाम है, उपाधि दी गई है उनकी, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विराम चिन्ह आता है उसका नाम है योजक या संयोजक चिन्ह। योजक या संयोजक चिन्ह किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। क्या कहा है? हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, जो समास के बीच में प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में से। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है। हम आपको बताएंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, पहला है इसका सहचर शब्दों के बीच में। सहचर शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, ऐसे शब्दों के साथ में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा है आचार विचार। ठीक है, तो जब आचार विचार होगा, ये शब्द ऐसे जो आचार के साथ विचार का इस्तेमाल होता है, तो इन दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किया है रंग रूप, रंग और रूप। ठीक है, तो जब रंग के साथ में हम रूप का इस्तेमाल करते हैं, ये सहचर शब्द कहलाते हैं जो एक दूसरे के साथ में लिखे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम बोल देते हैं कि आना जाना। ठीक है, इन्हें देख लीजिए। दूसरा क्या है इसका? विपरीतार्थक शब्दों के बीच में, जो एकदम बिल्कुल उसके अपोजिट होंगे, ऐसे शब्दों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिन शब्द हमने लिखा है घर द्वार, तो घर द्वार एक कैसा शब्द है? समास का। कौन समास का? तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, जिसमें घर का द्वार, घर का दरवाजा, तो इसमें क्या है? एक विभक्ति का लोप है जिसमें का लगता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा समास है। ऐसे है माता पिता, माता पिता, माता भी प्रधान होता है और पिता भी प्रधान होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं उनको हम द्वंद्व समास के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये यहाँ कौन सा समास हो गया? हमारा द्वंद्व समास हो गया। ऐसे भाई बहन, उठना बैठना, तो ये सारे क्या हैं? समासिक शब्द हैं। इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, शब्द युग्मों के बीच में। शब्द युग्म, शब्द युग्म मतलब जहां पर दो शब्द लगातार आते हैं, दो शब्द एक के बाद फिर वही दूसरा शब्द आता है, उसको बोलते हैं हम शब्द युग्म, मतलब यो शब्दों का जोड़ा। ठीक है, तो जहां भी शब्द युग्म आएंगे वहां पर हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लिखते हैं लाल लाल। ठीक है, लाल लाल जब लिखेंगे तो लाल, एक लाल के बीच में फिर हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखते हैं घर घर, कि घर घर की यही कहानी। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा? घर घर जब दो शब्द आए हैं एक जैसे ही हैं तो उनको क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। उनके बीच में ही हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे आया 8 बार कि वह तो 8 बार दिन में नहा लेता है। ठीक है, ऐसे कोई नहाता तो नहीं है लेकिन फिर भी बोल देते हैं जैसे कि वह 8 बार दिन में नहा लेता है। ठीक है, तो जहाँ भी ये योजक, ये जो हमारे शब्द युग्म आएंगे, जैसे 8 तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसमें लिखा है और तथा या के अर्थ में। जहाँ भी कहीं शब्दों के बीच में और तथा या गायब होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे? योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा लव कुश, तो यहाँ पर क्या गायब है? कौन सा शब्द गायब है? यहाँ से शब्द गायब है दोस्तों, और। लव और कुश। ठीक है, जैसे जय पराजय, जय व पराजय। ठीक है, तो जब जय या पराजय, जय या पराजय, तो यहाँ से क्या गायब है? या तो आपकी जीत होगी या पराजय या हार होगी। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं। तो जहाँ भी ऐसे शब्द होंगे वहाँ भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हम और या के लिए, ठीक है, और तथा या के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है इसमें कि तुलनात्मक, सा से सी से पहले योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। जहाँ भी किसी की तुलना करी जाएगी किसी से और वहाँ सा सी से शब्द होंगे, उससे पहले हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा देखो, कर्ण सा दानवीर, तो उसने बोला है कि सा से सी से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो सा है कर्ण सा, तो सा से पहले हम योजक चिन्ह लगा देंगे और फिर लिखेंगे, तो हमारा लिखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा ऐसे। ठीक है, कर्ण सा दानवीर, भीम सा बलशाली, तो यहाँ भी सा लगा हुआ है, सा से पहले ही हमने योजक चिन्ह लगा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने? तुलनात्मक शब्दों सा से सी से पहले भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जहाँ किसी की तुलना की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 7वां, जब दो शब्दों में एक सार्थक तथा दूसरा निरर्थक हो, मतलब एक का तो कुछ अर्थ निकलता हो और दूसरा उसके साथ में ऐसे ही उसकी पहले शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसा शब्द लगा देते हैं, तो उन दोनों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, जैसे अनाप शनाप, अनाप शनाप,
अनाप का तो पता है हमें, ठीक है, लेकिन सनाप का नहीं पता है। तो इसका तो ये तो सार्थक शब्द हो गया और ये निरर्थक शब्द हो गया। तो इन दोनों के बीच में हमने योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। जैसे लिखा है रोटी वोटी, रोटी का तो हमें पता है रोटी क्या होती है, लेकिन वोटी क्या होता है। रोटी का तो अर्थ है लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों सुनने में अच्छे लगते हैं, इसकी शोभा बढ़ जाती है शब्द की, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे पानी वानी, अब पानी को सबको पता है कि पानी क्या होता है, लेकिन वानी क्या होता है, ये पानी के साथ में ही लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब दो शब्दों में से एक सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो तो वहां पर भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा कोष्ठक चिन्ह। 9 नंबर का विराम चिन्ह है हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह किसे कहते हैं दोस्तों, है कि जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को, जब किसी शब्द के अर्थ को या कोई वाक्य का अर्थ होता है उसको समझाने के लिए, समझाने की उसी के भीतर आवश्यकता पड़ती है, वाक्य के ही भीतर बताना पड़ता है कि वो क्या है, तो हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक के अंदर उसका अर्थ लिख देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देख लिया, एग्जाम्पल देख लीजिए कि वह दूरदर्शी। अब दूरदर्शी किसे कहते हैं, दूर की सोच रखने वाला, कि वह दूरदर्शी है, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाएगा दूरदर्शी का मतलब क्या होता है तभी तो पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। तो वह दूरदर्शी है मतलब दूर की सोच रखने वाला है। अब वचन के दो भेदों, अब वचन के दो भेदों को बात तो कर लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन कौन से वचन के भेद है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक वचन और बहुवचन। तो हमें पता चलेगा कि इसके दो भेद ये वाले हैं, ठीक है, के विषय में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य के बीच में किसी वाक्यांश का या फिर किसी शब्द का अर्थ समझाने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको कोष्ठक के बीच में लिख देते हैं, कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल करके उनको हम समझा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अतिरिक्त क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को घेरने के लिए तथा नाटकों के पात्रों की गतिविधियों तथा रंग संकेतों के लिए भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हम किसी क्रम को दर्शाएंगे या फिर किसी अक्षरों को घेरने के लिए, या फिर नाटकों के पात्र, जो नाटक के पात्र होते हैं, अभिनय करते हैं, जो उसमें अभिनेता होते हैं, उनकी स्थितियों को बताएंगे हम कि कैसी उनकी स्थिति है, उनके रंग की तरफ संकेत करेंगे, तो तब भी हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए कैसे, जैसे हम कहीं पर नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, या फिर सीरीज वाइज कुछ भी क्रम सूचक शब्द लिखते हैं कुछ भी, तो हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 डालते हैं। तो जैसे जैसे हम 1 2 3 4 डालेंगे नीचे लाइन में कोई एक, तो उसको हम कोष्ठक में बंद कर देंगे, कोष्ठक चिन्ह में बंद कर देंगे। 2 3 4 ऐसे हम इनको कोष्ठक चिन्ह में बंद करते चले जाएंगे और इनके सामने लिखते चले जाएंगे, ठीक है। या फिर हम हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क ख ग घ, ठीक है। तो इन शब्दों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे उसके बाद क्या कहा था कि जो नाटक के पात्र होते हैं उनके बारे में बताने के लिए भी, जैसे हमने लिख दिया सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन किसे कहते हैं, नंदन मैंने होता है बेटा, सुमित्रा का बेटा कौन था, लक्ष्मण। तो सुमित्रा नंदन किसके लिए लगा गया है, लक्ष्मण के लिए। तो हम ब्रैकेट में भी लिख के बता देंगे कि हाँ लक्ष्मण ही है। हमने लिखा है कौनते, कौनते मतलब कुंती का लड़का अर्जुन, ठीक है। लिखा हमारा राधे, राधे का इष्ट, राधा को चाहने वाला कौन था, कृष्ण था, ठीक है। या फिर हम किसी पात्र के बारे में बताएंगे, हम नाटक के जो पात्र होते हैं उनके अंतर्गत उसकी गतिविधि को बताएंगे कि उसकी गतिविधि कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे कि कोई नेता है, नेता के बारे में बताया हमने, नेता क्या कर रहा है, अपनी तिरछी टोपी को सीधा करते हुए क्या कहा उसने कि मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा। क्या कहा उसने कि मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा। ये क्या है, एक नाटक का संवाद, एक नाटक की छोटी सी लाइन है जिसमें नेता था, नेता को दिखाया गया है। नेता क्या कर रहा था, अपनी तिरछी टोपी को सीधा कर रहा था और तिरछी टोपी को सीधा करते हुए बोला कि मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी में क्या होता है, हमारा कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथियों जो हमारा कोष्ठक चिन्ह होता है ना, उसके भी दो भेद बताए गए हैं, ठीक है। कोष्ठक चिन्ह में भी और भी अन्य इसके दो भेद होते हैं, उससे अलग भी, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होता है वर्गाकार कोष्ठक चिन्ह, ठीक है, वर्ग की तरह का एक निशान होता है, ठीक है, की तरह का होने के कारण इसको वर्गाकार कोष्ठक चिन्ह कहा जाता है। तो इसके बारे में कहा है, देखिए, इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी शब्द में भूल सुधारनी हो या फिर शब्द में किसी की त्रुटि दिखानी हो तो उसकी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह कोष्ठक को घेरने का काम भी करता है, ठीक है। ये जो कोष्ठक होता है उसको घेरने का काम भी यही कोष्ठक करता है। जैसे अनुवादित, हमने लिखा है अनुवादित, लेकिन अनुवादित जो है हमारी गलती हो गया हमसे, तो हम इसकी भूल सुधारेंगे, इसको हम सही करके लिखेंगे कोष्ठक के अंदर, फिर लिख देंगे हम उसको अनुदित ग्रंथ, ठीक है, अनुदित ग्रंथ। हमने क्या किया, इसमें भूल सुधार दी अपनी, ठीक है। जैसे हमने लिखा साकेत, साकेत क्या है, एक महाकाव्य है। अब हम इसके बारे में भी बताएंगे क्या है कि लेखक मैथिली शरण गुप्त है इसके, ठीक है। तो हमने कोष्ठक के साथ भी कोष्ठक लगाया हुआ है, तो ये क्या हुआ, अन्य कोष्ठकों में भिन्नता, ये क्या दिखाता है, अन्य कोष्ठकों में भिन्नता दिखाता है कि यहाँ पे कोष्ठक क्यों लगाया है, इसका अर्थ बताने के लिए लगाया गया है। लेकिन इस कोष्ठक का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इस अर्थ को भी व्यक्त करने के लिए कि यह किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है, तो एक और कोष्ठक का इस्तेमाल
कर देंगे। ठीक है, तो हो गया वर्गाकार कोष्ठक चिन्ह। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सर्पाकार कोष्ठक चिन्ह, जो सांप की तरह का दिखाई देता है। सांप की तरह का तो कम, लेकिन धनुष की तरह का ज़्यादा दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम मझला कोष्ठक भी बोलते हैं गणितीय भाषा में। ठीक है, अब इसका प्रयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। मतलब अलग अलग पंक्ति में तो लिखे जाते हैं, लेकिन किसी एक साधारण पद से उनका संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम सर्पाकार कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा नंबर 10 विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, यह इसका चिन्ह का निशान है, जैसे लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लगेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो विवरण चिन्ह का निशान होता है, ये चिन्ह हमारा होता है, इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। देख लीजिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किसी बात को ब्यौरेवार बताने के लिए। अगर कोई बात हमें ब्यौरेवार बतानी पड़ रही है लगातार, उसके बाद कि क्या, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे ब्यौरेवार बतानी पड़ रही है, तथा किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में, जब किसी वस्तु का, किसी स्थान का या व्यक्ति का वर्णन करना हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब हमने वचनों का प्रकार बताने के, वचन 2 प्रकार के होते हैं, तो हमको इनका ब्यौरा देना है, विश्लेषण करना है इनका, तो हम इसके ये विवरण चिन्ह लगा देंगे और फिर लिख देंगे नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। ये हमने इसका ब्यौरा दे दिया, जो हमने बात कही है उस बात का हमने ब्यौरा दे दिया। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि। तो यहाँ जब हम जैसे लिखेंगे, इसके बाद हम विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो यह विवरण चिन्ह है, यह जैसे के बाद अधिकतर लगता है। जब भी हम किसी बात का एग्जांपल देते हैं, फिर लिखते हैं जैसे, तो जैसे के बाद ही हम इस विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब आया हमारा नंबर 11 पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह का निशान क्या होता है दोस्तों, ये पुनरुक्ति चिन्ह का निशान होता है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके कहीं पे भी ऐसे। ठीक है, ये पुनरुक्ति चिन्ह का निशान होता है। यह कहाँ लगता है वो देखिए, जब ऊपर लिखी बात को ज्यों का तो नीचे लिखना हो, जैसे ऊपर लिखी बात है ऐसे ही ज्यों की तो हमें नीचे भी लिखनी हो वही बात, तो उसके नीचे पुनः वही शब्द न दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमें दोबारा वह शब्द नहीं लिखना है, उससे बचने के लिए, समय बचाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, जैसे हमने एक जगह लिखे वस्तु के नाम, यहाँ पे हम वस्तु लिख रहे हैं और यहाँ पे वस्तु का वजन लिख रहे हैं कि कितने वजन की वस्तु होगी वह। ठीक है, हमने लिखा है चीनी, हमको सामान के लिए चाहिए थी चीनी, चीनी हमने लिखी कितनी लानी है, 5 किलो। उसके बाद हमने लिखा आटा, आटा भी हमें 5 किलो ही लाना है, तो हम 5 किलो में समय ना गंवा करके यहाँ पर इस चिन्ह का, पुनरुक्ति चिन्ह का निशान लगा देंगे। ऐसे कर देंगे, डैश डैश की तरह से कर देंगे छोटे छोटा, तो हम क्या समझेंगे इससे कि जो ऊपर की वस्तु है, जितने ऊपर लिखी हुई है वही नीचे भी है। अब फिर लिखा है चावल, चावल के लिए भी हमने 5 किलो चाहिए थे, तो हमने 5 किलो ना लिख करके इस पुनरुक्ति चिन्ह का निशान लगा दिया। तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो निशान है इससे क्या पता चलता है कि जो ऊपर का सामान लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है वही सेम शब्द नीचे भी है। तो यहाँ पर ऐसे जगह पर हम समय बचाने के लिए ना लिख, शब्दों को वही बात ना लिख करके इस पुनरुक्ति चिन्ह का निशान लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, आते हैं अपने अगले विराम चिन्ह की तरफ, जिसका नाम है संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, ऐसे हम सुनने की तरह का एक चिन्ह लगा देते हैं किसी भी अक्षर के सामने, उसको हम संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। देख लीजिए कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उसको बताएंगे कि किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, संक्षेप का अर्थ होता है दोस्तों छोटा। ठीक है, तो जब किसी बड़े शब्द को हम छोटा करके लिखते हैं, तो उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर, जो शब्द होगा उसका पहला अक्षर जो होगा उसको लिख करके उसके आगे शून्य या बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इस चिन्ह का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। अंग्रेजी भाषा में भी इस चिन्ह का प्रयोग बहुत प्रचलित है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए कैसे, जैसे हमने लिखा पंडित। अब पंडित का पहला अक्षर कौन सा है, प पे अंक की बिंदी। ठीक है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया और उसके सामने हमने लगा दिया संक्षेप सूचक चिन्ह। तो उसके क्या पता लग जाएगा हमें कि ये शब्द किसके लिए है, पंडित के लिए है। और ये है जहाँ भी लिखा हुआ होगा वह हमेशा के लिए पंडित के लिए ही पढ़ा जाएगा। जैसे हमने लिखा है डॉक्टर, डॉक्टर का हमने डॉ लिख दिया शुरू का और उसके सामने हमने संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिया, तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि ये शब्द किसके लिए है, डॉक्टर के लिए है। ऐसे हमने लिखा प्रोफेसर, प्रोफेसर का हमने शुरू का शब्द ले लिया, इस शब्द का शुरू का अक्षर लिया और उसके बाद हमने संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिया, तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि ये जो है प्रोफेसर है। ऐसे हमने प्रधान डाकघर लिखा है, प्रधान डाकघर, तो इन 3 शब्दों का हमने शुरू का अक्षर लिया और उनके सामने संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिया। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग हम ऐसे ही अनेक शब्दों में करते हैं। ऐसे यहाँ पे है अल्प बचत योजना, अल्प शब्द 1 2 3, इसमें 3 शब्द है, तीनों शब्द का हमने पहला अक्षर लिया और उनके सामने संक्षेप सूचक चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम संक्षेप सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं
किसी भी बड़े शब्द को छोटा करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो कहीं से कुछ गायब हुआ होता है उसको दर्शाने के लिए कि यह यहाँ से गायब हो गया है, लोप हो गया है। ठीक है, देखिए वाक्य को लिखते समय कुछ अंशों को छोड़ना पड़े तब लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम वाक्य लिखते हैं और हमें कुछ उसमें से छोड़ना होता है, छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हम वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। लोप चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम छोटे छोटे बिंदु लगा देते हैं, काफ़ी सारे। ठीक है, एक सीधी रेखा की तरह से छोटे छोटे बिंदु लगा देते हैं, उसको हम लोप चिन्ह कहते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में बहुत सारे जगह पढ़ा होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो उसमें जो छोटे छोटे बिंदु देख रखते हैं दोस्तों, बीच में से वो छोड़ देते हैं कुछ अंश, तो उसको ही हम लोप चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो छोटी कक्षाओं में इस चिन्ह का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लेखक ने, फिर यहाँ पे लोप चिन्ह लगा दिया, मतलब यहाँ से कोई शब्द गायब है, यहाँ से छोटा सा अंश गायब है। जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी, लेखक ने, अब जैसे भी शब्दों पर, जैसे भी विषयों पर लिखी होगी वही आएगा। ठीक है, उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिए और पुस्तक लिखी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में अस्थियाँ होती हैं, जितनी अस्थियाँ होती है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वो छोड़ दिया है हमने। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया हमने, लोप चिन्ह का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इन सब जगहों पर लोप चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाद चिन्ह। ठीक है, पाद चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, उसके चिन्ह का निशान क्या होता है, सीधी रेखा। अब वह सीधी रेखा कहाँ लगती है वो भी देख लीजिए। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिखाने की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है, जिन शब्दों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, उनके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है, उसे पाद चिन्ह कहते हैं। उन शब्दों के नीचे हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं। वो खींची हुई रेखा क्या दर्शाती है कि यह बहुत ही मुख्य शब्द है। ठीक है, खास शब्द है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटियाँ। ठीक है, हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटियाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय है। तो इसमें मुख्य शब्द क्या है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। ये हमारा क्या हो गया, एक मुख्य शब्द हो गए। ठीक है, तो इनको दर्शाने के लिए हमने क्या किया, पाद चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया, नीचे हमने रेखा खींच दी शब्दों के नीचे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, राम को सारा संसार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है। तो इसमें खास शब्द कौन सा है दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसके नीचे हमने क्या किया, पाद चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके नीचे हमने एक सीधी रेखा खींच दी, जिससे हम समझ जाएंगे कि यह शब्द इसमें बहुत ही मुख्य है। ठीक है दोस्तों, पाद चिन्ह का भी पता चलेगा आपको। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले विराम चिन्ह की तरफ। देखिए नेक्स्ट है हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का निशान कैसे होता है दोस्तों, ये ऐसे होता है एस की तरह का, जैसे हम एस लिख देते हैं इस तरह का लिखा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ समझ लीजिए कैसे होता है। हिंदी में प्लुत स्वर के उच्चारण में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जो हिंदी होती है उसमें प्लुत स्वर हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है अपनी। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि जब भी शब्द को बहुत देर तक बोला जाता है, ऐसे स्वर जिनको बहुत देर तक के लिए बोला जाता है, लंबा खींचा जाता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। तो उनकी जगह पर ही हम इस दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दीर्घ उच्चारण का मतलब होता है लंबा उच्चारण, देर तक, काफ़ी देर तक उच्चारण करना उस शब्द का ही। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने लिखा है नहीं, नहीं के बाद हमने दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा दिया, तो हमको इस नहीं को बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। जैसे पुरानी फिल्मों में जो कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती थी, किसी हीरोइन का पति मर जाता था तो कान पकड़ के बहुत जोर से करती थी कि नहीं, तो वही नहीं है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा आपने एस टाइप के 3 चिन्ह लगे हुए हैं, तो ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। ठीक है, फिर कैसे बोला जाएगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो नहीं को लंबा खींचेंगे। ठीक है, दीर्घ बड़ा कर देंगे उसको। जब ऐसे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हे राम, राम के बाद ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमको राम को लंबा खींचना है। ठीक है, देर तक बोलना है, हे राम। ठीक है, ऐसे बोलना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे नेक्स्ट हमारा हे प्रभु। प्रभु के बाद में हमने देखा दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रभु को हम कुछ ज़्यादा लंबा खींचेंगे, जैसे हे प्रभु, ये क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चिन्ह हमारा है पाद बिंदु चिन्ह। ठीक है, पाद बिंदु चिन्ह। अच्छा, हमने पिछले विराम चिन्ह में पढ़ा था पाद चिन्ह, ये है पाद बिंदु चिन्ह। ठीक है, तो जो पाद चिन्ह था उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके डॉट 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 लगे हुए थे, लेकिन ये पाद बिंदु है, मतलब इन पाद चिन्ह में से केवल एक बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको पाद बिंदु चिन्ह कहा गया है। देखिए यहाँ पे इसका निशान लगा हुआ है, एक ही बिंदु बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये कहाँ लगता है, हिंदी में अरबी फारसी भाषा से आए शब्दों के नीचे, मतलब जो हिंदी भाषा में अरबी और फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं उनके नीचे लगने वाला चिन्ह ही पाद बिंदु चिन्ह कहलाता है। ठीक है, कहाँ लगता है, यह क ख ज फ, तो इनके नीचे लगता है। तो फिर कैसे बोलोगे, क ख ज
फ, मतलब झनकार के लिए लगता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हिंदी में इस चिन्ह का चलन समाप्त सा हो रहा है, मतलब बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में भी, ठीक है। जैसे देख लिए कहाँ लगता है, जैसे हम बोलते हैं गज़ल, ठीक है, तो गजल ना कह के हम किसको बोल रहे हैं, गज़ल। तो जब ज के नीचे लगा हुआ है तो ज में झनकार आ जाएगी, तो गज़ल बन जाएगा, गज़ल। ऐसे है खौफ, खौफ, ठीक है, इसको हम खौफ नहीं बनेंगे, खौफ बनेंगे, खौफ, ठीक है, खौफ। ऐसी है ज़मीन, इसको हम ज़मीन नहीं ज़मीन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे पाद बिंदु चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। ये ज़बान, ये है किस्मत, किस्मत, ठीक है दोस्तों। तो इनका चिन्ह यहाँ पर होता है, ठीक है। इस चिन्ह का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चिन्ह की तरफ चलते हैं, अपने जल्दी जल्दी करते चलेंगे दोस्तों। इससे पहले कि हमारा सेशन खत्म हो जाए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके कुछ सेकंड लगेंगे, तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह का निशान देख लीजिए कैसे होता है। जैसे हम पक्षी का पैर बनाते हैं ना ऐसे, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए, कार्टून वगैरह का चित्र बनाना हो या कुछ भी, तो हम जब पक्षी के पैर बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, कि उसका पैर बन गया, ठीक है, ठीक है। हंस का पैर, जैसे हम निशान लगा देते हैं कि हंस का पैर है, ठीक है, इसलिए इसको हंस पद चिन्ह भी कहा गया है, ठीक है। तो जहाँ लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है, जैसे हमने कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें कोई अक्षर, कोई शब्द छूट चुका है हमसे, तो उसकी जगह हंस पद लगाकर, मतलब उसकी जगह ये चिन्ह लगा देते हैं और उसके ऊपर वह शब्द लिख देते हैं जो हमसे छूट गया है, ठीक है। इस चिन्ह को हम काकपद एवं त्रुटिपूरक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, काकपद के नाम से भी और त्रुटिपूरक के नाम से भी जानते हैं। त्रुटिपूरक का मतलब जहाँ पे कुछ त्रुटि हो जाती है उसको पूरा करने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें हमको लग रहा है कि कुछ छुटा हुआ है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे छुटा हुआ है, तो यहाँ पे हमने हंसपद चिन्ह लगाया, ठीक है, क्या लगाया हमने यहाँ पे, हंसपद चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, कुछ, तो यहाँ पे छूट गया था सब, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया अब, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए नेक्स्ट है, वह लिस्ट में नाम नहीं चाहता, ठीक है, वह लिस्ट में नाम नहीं चाहता, तो इसमें कुछ छोटा मिसिंग सा लग रहा है कि भाई कौन नहीं चाहता, कैसा नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वह लिस्ट में, तो यहाँ पर हमने हंसपद चिन्ह लगाया और यहाँ लिख दिया हमने ऊपर इसके अपना, तो क्या नहीं चाहता भाई, लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता, ठीक है। तो ऐसे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जहाँ भी वाक्य में हमसे कोई शब्द छूट जाता है इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर वह शब्द लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हंसपद चिन्ह, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला विराम चिन्ह कौन सा है, टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि यदि किसी लेख या पुस्तक में, क्या लिखा है, यदि किसी लेख या पुस्तक में किसी शब्द के विषय में कोई सूचना देनी होती है, किसी भी शब्द के विषय में कोई भी सूचना देनी होती है कि वह शब्द कहाँ से आया है, किसने कहा है, कहाँ पर कहा गया है, कौन सी पुस्तक में कहा गया है, उस शब्द के साथ कोई एक चिन्ह को पृष्ठ के नीचे बनाकर, इनमें से कोई एक चिन्ह को या तो स्टार बना दीजिए, तारांकित चिन्ह बना दीजिए, या धनात्मक चिन्ह बना दीजिए, या फिर 1-2 लिख दीजिए नंबर वाइज, सीरियल वाइज, ठीक है। तो उसके संबंध में लिख देते हैं। कार्यालय कार्यों में हमेशा, जो सरकारी दफ्तर के कार्यालय होते हैं उनमें हमेशा तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग होता है, या तो स्टार बना के लिखते हैं या फिर धनात्मक चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा करके लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है, टीका सूचक चिन्ह से कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई हमने किताब पढ़ी, तो उस किताब में ना जो खास शब्द होते हैं ना, उनके बारे में पेज के नीचे ये चिन्ह लगा करके इनके नीचे दिया गया होता है कि इसका अर्थ ये होता है, यह इसने कहा है, इस किताब में इसका जिक्र है, यह उस किताब से लिया गया है, ये सब बातें लिखी होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टीका सूचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता मतलब जिससे हम किसी की तुलना करते हैं, इसके समान है या नहीं है उसको, ठीक है। तो तुल्यता सूचक चिन्ह का निशान कैसा होता है दोस्तों, बराबर का, ठीक है। तो जब हम ऐसे करके कर देते हैं तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह बन जाता है, मतलब हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, इसके इधरले वाले की तुलना इधरले वाले से करते हैं, ठीक है। तो समानता के लिए या फिर शब्द का अर्थ बताने के लिए या फिर गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, समानता के लिए कि दोनों समान हैं, या फिर शब्द का अर्थ बताने के लिए कि इस शब्द का यह अर्थ है, या फिर गणित की तुल्यता करने के लिए, गणित की तुलना करने के लिए, दोनों पक्षों की तुलना करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पाषाण। पाषाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पत्थर होता है, तो इसका अर्थ भी यही हो गया और इसका, तो दोनों समान हो गए, ठीक है। पाषाण माने पत्थर, ठीक है। जैसे धरा, धरा माने क्या होता है दोस्तों, धरती होती है, तो दोनों का अर्थ समान हो गया, तो इन दोनों में समानता बता दी गई है, ठीक है। विडोजा, विडोजा किसे कहते हैं दोस्तों, इंद्र को कहते हैं, ठीक है। तो विडोजा क्या हो गया, हमारा इंद्र हो गया, तो दोनों एक समान हो गए, दोनों एक ही के ही नाम हो गए। अब देख लीजिए अंगगणितीय तुलना कैसे, जैसे 4 धन 2, जब 4 में 2 जोड़ देंगे तो किसके समान बन जाएगा, जो ये तुलनात्मक चिन्ह है इसके इधरले वाले के बराबर बन जाएगा। 4 और 2 6 होते हैं, यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ तुलनात्मक चिन्ह दे दिया हमने, तुल्यता सूचक चिन्ह दे दिया, ठीक है। 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो यहाँ हमने तुल्यता सूचक चिन्ह
दे दिया दोस्तों। ठीक है, जैसे हम इनको जोड़ देंगे 50 और 30, तो इधर 50 और 30 जितने होंगे ये तुल्यता सूचक चिन्ह करके हम लिख देंगे कितने होंगे, 80 होंगे। तो ये भी बराबर है और इसके बराबर है, दोनों में समानता है। ठीक है, जैसे हम कहीं भी लिख देते हैं किसी भी विषय में कि ए बराबर है बै के, ठीक है, तो स बराबर किसके होगा, ऐसे करके क्या देते हैं, तो ए किसके बराबर है, बै के। तो हमने यहाँ पे एक तुलना कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो तुल्यता सूचक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होता है, समानता शब्दों का अर्थ बताने में या फिर अंकगणितीय तुल्यता सूचित करने के लिए कि अंकों की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लीजिए, हमारा अगला है अपूर्ण सूचक चिन्ह। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, अधूरे को सूचित करने के लिए कि यह अधूरा है, पूरा नहीं है, उसको सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका निशान कैसा होता है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये ऐसा होता है जैसे गुणा का निशान होता है ना, गुणा का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह ऐसे करके एक से अधिक बार लगा देते हैं इस चिन्ह को, तो उसे हम अपूर्ण सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहा है इसके बारे में कि किसी लेख में से जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है, जब कोई लेख होता है उसमें से कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है, तब उसके स्थान पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जो अंश छूट चुका होता है उसके स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने देख लीजिए यहाँ पर पहली लाइन ही छोड़ दी है, ठीक है, पहली जो पंक्ति है उसको छोड़ दिया है, तो उसकी जगह पर हमने चिन्ह लगा दिया है। दूसरी पंक्ति लिखी है पराधीन सपने हो सुख नाही, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पहली लाइन क्या थी जिसको हमने छोड़ दिया है, वो ये थी हमारी कि सोच विचार देख मन माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। तो जो ये छूट चुकी थी इसकी जगह पर हमने चिन्ह लगा दिया। तो ये चिन्ह कौन सा है दोस्तों, अपूर्ण सूचक चिन्ह। ठीक है, ये दर्शाता है कि यह अपूर्ण है, पूरा नहीं है। ठीक है, जो भी हमने लिखा है, समझ में आया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो यह दर्शाता है कि यह किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय, या तो कोई लेख लिखा गया हो या कोई पुस्तक हो या फिर कोई अध्याय हो। अध्याय का अर्थ होता है जिस चैप्टर, पाठ, ठीक है, उसकी समाप्ति पर यह चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जब कोई चैप्टर समाप्त हो जाता है या अध्याय जिसे कोई कहते हैं हम, लेख किसी के द्वारा लिखा गया लेख समाप्त होता है या फिर कोई पुस्तक समाप्त होती है, तो उसकी समाप्ति पर यह चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा दोस्तों, समाप्ति सूचक चिन्ह, जिसका चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, एक डैश की तरह का होता है, डैश दिया फिर शून्य लगाया फिर डैश दिया, या फिर खाली 3 डैश लगा देते हैं, तो वो भी हमारे समाप्ति सूचक चिन्ह को ही दर्शाता है। ठीक है, यह चिन्ह सूचित करता है कि अमोघ विषय, जो इस विषय को हम पढ़ रहे हैं वह अब समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने भी यहाँ पर अपने इसमें लगाया है, यह हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इन चिन्हों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार ही पढ़ेगा, अगर आप बहुत ध्यान से एक बार ही पढ़ लेंगे इनको तो आपके बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपसे अलविदा लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, दोबारा फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में दोस्तों।